A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to explain real test 8.1. In the first question that you can see on the screen, a transverse wave on a long horizontal rope with a wavelength. The question number 1, we are going to solve the question number 1. Wavelength is given. Wavelength lambda is given, how much? 8 meter. The speed is also given, v, that's given, how much? 2 meter per second. At time t is equal to 0, that means when the observation is being started at that time, t is equal to 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली वो कहाँ पर था? Particular point on the rope, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लस एक इस तरह से रोप है जिसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है. आपको पता होगा दिस वन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्लस ए. और आपको ये भी पता होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस ए. आप इसको एक्स नॉट से भी शो करते हैं या एक्स से भी करते हैं. तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था अगर कोई बॉडी यहाँ से वाइब्रेट करे और यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आकर वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आ जाए, दैट मीन्स इट हैज कंप्लीटेड द वन वाइब्रेशन. सो द टाइम required to complete this one vibration is known as the time period. But according to this question, at what time will the vertical displacement of the same point on the rope be minus a? उसका मतलब इस सवाल में क्या कह रहा है, यानी ए से लेकर ये मीन पोजीशन से गुजरकर माइनस ए तक, यानी इस पॉइंट तक जब आप पहुंचोगे तो इसमें कितना टाइम होगा. देखो ए से बी पे जाना, फिर ए प्लस ए से माइनस ए पे आना, और फिर माइनस ए से दोबारा यहाँ पर आना. ये तो हो गया टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम इसका मतलब है टाइम पीरियड. लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में हाफ लगेगा. तो सबसे पहले तो बात ये है कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए डू यू नो वी हैव द फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो v इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा. अगर इसमें टाइम पीरियड देखा जाए t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन v. सो वेवलेंथ कितनी है आपके पास? 8. वेलोसिटी कितनी है? 2. दैट मीन्स अगर इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 4 सेकेंड. दैट मीन्स द टाइम पीरियड इज अ 4 सेकेंड. यानी यहां से लेकर ऐसे आया फिर वापस यहां तक पहुंचा तो इसको टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड. तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक कितना लगेगा? हाफ टाइम, यानी 4 के बजाय 2 सेकेंड. सो ऑप्शन पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स द 2 सेकेंड. सो आपने देखा कि टोटल टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड. एक साइड पे जाने के लिए टाइम जो है वो रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना होगा? 2 सेकेंड. दैट शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. But after the first question, if you go through the second one, a ball moving horizontally with a speed v strike the bob of a simple pendulum at a rest. The mass of the bob is equal to that of the ball. If the collision is elastic, then the bob will rise to a height. देखिए इसमें दो चीज़ें, ये पहले समझने के 2-4 क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत सिंपल से थे. एक बॉब को यहाँ पे हैंग करके ऐसे लटका दिया गया है जो रेस्ट में है. एक बॉल है जो इसका मास इस बॉल के मास के बराबर है, वो यहां से आता है और आके इस बॉब से टकराता है. जैसे ही टकराता है तो ये जो सिंपल पेंडुलम का ये जो बॉब है ये राइज होता है, एक सर्टेन हाइट पे जाएगा. तो ये कितनी हाइट पे जाएगा? दैट वन इज ए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज ये इस तरह से बॉब है और इसका मास m है. फॉर एग्जांपल यहाँ से एक और बॉल है जिसका भी मास m ही है, वो वेलोसिटी v के साथ ऐसे मूव करके इस बॉब से आके टकराता है. अगर इनकी इलास्टिक कोलिजन है तो जाहिर है ये बॉब क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, राइज होगा. यानी ये देखें कितनी हाइट पे गया. दैट वन इज रिक्वायर्ड. सो रिमेंबर वन थिंग, एट दिस कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन. सो इनिशियली अगर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा जाए mv प्लस, अगर ये रेस्ट में था तो ज़ाहिर है इसकी वेलोसिटी शुरू में क्या थी? 0 थी. दैट मीन्स 0
इसका मोमेंटम टकराने से पहले क्या हो गया एम वी, और इसका मोमेंटम क्या हो गया 0, दैट्स इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मासेस दोनों के सेम है और दोनों के मासेस सेम है, तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही है, ट्रांसफर सेम वेलोसिटी के हाल से अगर लिखा जाए सो एम वी डैश, सपोज करें ये वी डैश है, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा एम वी डैश। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे दैट मीन्स एम वी इज इक्वल टू 2mv dash, so 2 will be cancelled, so v dash is equal to v upon 2. What is that? That means when elastic collision in one dimension will take place, what happens over there, the velocity of this body is divided into two portions. One is gained by this body, this bob, and one is kept by this mass as well. अब आपके पास क्या था कि बॉब कितनी हाइट पे गया, जब यहां से ये मूव कर रहा था तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और जब इस हाइट पे गया तो वहां पे कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी इज अ गेन इन अ पोटेंशियल एनर्जी। सो यू कैन राइट हियर 1/2mv। अब देखें इसकी वेलोसिटी क्या बन गई थी टकराने के बाद v डैश, इसकी भी क्या बन गई थी v डैश, दैट्स व्हाई 1/2mv डैश स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट mgh। सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी अगर m में कैंसिल हो गया बेटा 1/2 इंटू यहाँ पे आपके पास क्या है v डैश, सो v डैश इज इक्वल टू व्हाट v/2, वी कैन राइट हियर v/2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू gh। सो यू मे look at this one, v square means v square over 2 into 2, what happened 4, no 2 into 2 square, that means the 4 is equal to gh. So you can write here h is equal to v square over 2 into 4 8g. So this one is a correct option. So in given options, option D is a correct answer for question number 2. I hope you got this one. That one is a simple way to solve. Firstly, the bob was in the rest and the ball that moving with the same mass when it strikes this one which was moving with the velocity v, and what happens, this bob is raised at a certain height h, and that height is given by, that height is equal to v square over, that one is v square over gh. So that was the question number 2. Option D is the correct answer. Now we are going to solve the question number 3. In question number 3, look at this. Question number 3, we are having, find the speed of a sound in a gas in which two waves of the wavelength, two waves are given. Wavelength lambda 1 is equal to 50.0 centimeter. When you convert into meter, that would be 0.5 meter. In a same pattern, lambda 2 is also given 50.4 centimeter, and that's equal to what? That's equal to 0.504 meter. These wavelengths are given, and you know that 6 beats per second means beat frequency is also given. That one is 6 beat per second mean hertz. So this beat frequency is also given. You have to find what? You have to find what? Find the speed of the sound. Speed of the sound v is equal to what? तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज f1 माइनस f2 की होती है। इसको मॉड भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा वे दिया हुआ है। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f1, यू नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है। इसका मतलब ये हो गया f इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन लैम्डा। सो अगर ये चीज इसमें यूज की जाए f1 है, दैट मीन्स v अपॉन लैम्डा 1 minus v upon lambda 2. So now over here beat frequency is equal to v को अगर कॉमन निकाल दिया जाए 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2. By putting the values of these two, you know that fb, that one is given in a data 6 is equal to v मालूम करना है बेटा 1 upon lambda 1, that means 0.5 minus 1 upon 0.504. इसको अगर आप करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो आ रहा है 37800, यह है सेंट, यह आपके पास इस तरह से आएगा मीटर में 3
आमतौर पे मेरा ख्याल अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर पर सेकंड क्या आ रहा है. सो v इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर में आंसर है. दैट मीन्स 00 सेंटी विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज किसके है. v जो आंसर दिया गया 37800 सेंटीमीटर per second. So this one is the correct option in given answers. So option B is the correct answer for this question. When you solve this one, आप इनकी वैल्यूज़ को 1 को 0.25 से डिवाइड करें, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1.98 आएगा, और इनको माइनस करके ये 6 को उस तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा. मेरा कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं. So after this question 3, now the next question, that one is the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अगर आप देखें, आप ये सामने आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 में है अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं बेटा. अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दैट वन इज ओपन एट द बोथ एंड्स, हैविंग द फ्रीक्वेंसी f in air. The tube is dipped vertically in a water that half of it is in a water. इस पूरी को अगर पानी में डिप कर दिया गया, और यहाँ पे क्या है वाटर है, और इसको डिप कर दिया गया इस तरह से पानी में, तो आप देखें बोथ एंड ओपन थे, तो हाफ जब डिप होगी तो आपके पास ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी, ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह से. तो अब आप देखें लेंथ जो आपके पास है, इसका वन एंड क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, वन एंड ओपन हो गया. तो ये लेंथ जो आपके पास है L/2 के हाफ ऑफ द लेंथ है, मींस L डैश अगर इसको कहा जाए. डियर स्टूडेंट्स, ये पाइप से कंसर्न है. व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड एंड वन एंड इज ओपन, देन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है F, दैट इज इक्वल टू V अपॉन 4L डैश. जब वन एंड बोथ एंड ओपन होते हैं V अपॉन 2L डैश होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि डिप करने के बाद ये जो है ये आपके पास बचा है, तो F इज इक्वल टू V अपॉन 4L डैश. अगर इसमें देखा जाए V अपॉन 4 अपनी जगह पे, L किसके बराबर है, L किसके बराबर है, L अपॉन 2 के. दैट मीन्स F, इसको F डैश कह दें भले आप, दैट्स इक्वल टू V अपॉन 2L. हमें पता है कि V अपॉन 2L इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको किससे शो करते हैं, F से. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन B इज अ करेक्ट आंसर. F के बराबर होता है, F डैश इज इक्वल टू V अपॉन 2L हुआ, जो बराबर किसके होता है, F के. हमें पता है कि F जो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती है V अपॉन 2L के. सो आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 8 में सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह के आए हैं, जो हमारी प्रैक्टिस में, हमारी बुक में नहीं है. कोई पंजाब वगैरह से जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं 2009 के या 2010 या 12 के जो पहले लिए जाते थे, अब पंजाब अब सिर्फ सिंध की बुक से ही लिए जाते हैं. बहरहाल आप यहाँ पे चेक करें नेक्स्ट प्रॉब्लम को. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं. बहुत सिंपल सा है. अ ब्लॉक विद अ मास, एक ब्लॉक जिसका मास दिया हुआ है, मास दैट्स इक्वल टू 0.1 किलोग्राम, दैट मास इज गिवन, is attached to the spring placed on a horizontal frictionless table. The spring is stretched, means x is given कितना 20 centimeter, that means 0.2 meter. This displacement is given, force is also given, F is equal to what, 5 Newton. You have to find what, the spring constant K is equal to what. कुछ इसमें डेटा यूज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है. इसका मतलब K इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन X के हो गया. तो आप देखें F कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 0.2. इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, दैट मीन्स 25. सो K इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर. सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. सो आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है. आई होप कि आपने कर दिया होगा. The sinusoidal wave from which can be verified by which are the following parameters. यानी जो इस तरह से आपके पास वेव बनती है, इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव भी होती है, बिल्कुल सही. एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स वो भी होते हैं,
फेज एंगल भी होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एक फिर आपका न्यूमेरिकल दिया है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ बॉडी ऑफ द मास इज गिवन that is 0.025. This mass is given. Attached to a spring is displaced through 0.1 meter. X is given 0.1 meter. To the right of the equilibrium position, if the spring constant means K is also given, that's equal to 0.4 Newton per meter. And its velocity and of the displacement velocity V is also given, that's equal to 0.4 meter per second. Velocity is given. Then the total energy is equal to what? That you have to calculate. Look at this one. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. We know that kinetic energy is equal to 1/2 mv square plus potential energy regarding the spring is equal to 1/2 kx square. ये एकदम से स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने क्यों नहीं लिखा? कौन सा? 1/2 kx नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी एंड मास दिया हुआ है, तो हम वही लिखेंगे, आंसर सेम आएगा। क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड नहीं गिवन है, बल्कि इसमें वेलोसिटी दी हुई है, तो रिगार्डिंग दैट लिखा हमने। तो अगर आप यहाँ पे करें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू आपके पास क्या है? 0.025 इंटू वी स्क्वायर, वी की क्या है? 0.4 का स्क्वायर प्लस 1/2 के की वैल्यू, बेटा के की वैल्यू है 0.4 और x की वैल्यू आपके पास है 0.1 का स्क्वायर। और अगर इसको आप हल करेंगे सो दैट वुड बी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको आप हल करेंगे भैया आपके पास आ गया 0.004 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया 0.004 डिवाइडेड बाय 2। सो आपके पास टोटल एनर्जी बेटा जो बनी, टोटल एनर्जी दैट्स इक्वल टू 0.002 प्लस 0.002। सो टोटल एनर्जी दैट्स इक्वल टू 0.004। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो 4 × 10⁻³ अब क्योंकि तो एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। दिस वन इज आंसर। लेकिन 0.00 राइट, दैट वन इज आंसर 4 × 10⁻³ सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने देखा इसमें आंसर क्या 4 × 10⁻³ है, दैट वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 में हम आए बेटा, now we are going to solve the question number 8। असल प्रैक्टिस एंट्री टेस्ट के हवाले से न्यूमेरिकल्स प्लस जो है आपके पास एमसीक्यूज के होते हैं, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए कामयाबी का। बहुत से बच्चों के ख्याल से देखो, जो थ्योरी आपको क्लास में एंट्री टेस्ट के दौरान हम पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सिर्फ आपको रिकॉल करवाते हैं आपकी मेमोरी जो आप पिछली क्लास में पढ़ कर आए। टेक्निकली आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी थोड़ा सा टाइम बच गया मेडिकल वालों का, आपको चाहिए कि आप जो है इस पे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। अ साउंड वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कितनी है बेटा? 343 हर्ट्ज। दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड द स्पीड इज आल्सो गिवन। वेलोसिटी स्पीड इज 343 मीटर पर सेकेंड। You have to find what? You are asked what is the wavelength? Lambda is equal to what? बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। V is equal to f lambda. So lambda is equal to V upon f. So lambda is equal to 343 divided by 343. ये आप इसमें कैंसिल होकर क्या आ गया? 1 मीटर। So 1 मीटर is the answer. Option A is the correct answer for question 8. Then बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा, टेक्निकली लैंग्वेज है और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन
सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 2014 में आया, ये मैंने लिखे हैं सारे, आपके क्वेश्चन के साथ ईयर सारे होंगे। ही हैज़ टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, इसके बाद दो डिफरेंट स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, एंड द टू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द मासेस M1 एंड M2, दैट वन इज गिवन। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट स्प्रिंग का K1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द K2, 2K2 के है, और मास M1 बराबर किसके 2 M2 के, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड गिव द स्टूडेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटिंग विद अ शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड की बात कर रहा है। तो आपने देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर टाइम पीरियड के फार्मूले की बात करें, T इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल M अपान K होता है। यहां पर अगर एक बात देखी जाए, शॉर्टेस्ट पीरियड का कह रहा है, सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास को डिक्रीज करने से टाइम पीरियड शॉर्ट होगा और K को इंक्रीज करने से शॉर्ट होगा। सो देखें आपके पास शॉर्ट लाने के लिए हमारे पास क्या है, द स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट K1 एंड द ब्लॉक ऑफ द मास M1, नहीं, द स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट K1, बिल्कुल सही, K1 अगर हम लेंगे, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2, दैट मीन्स द शॉर्ट टाइम पीरियड विल बी गिवन, एंड द ब्लॉक ऑफ द मास M2 को लें तो दैट वन इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई 2, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डिटेक्टेड एज इट्स, ये जो अब हमने लाउडनेस पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि फैक्टर्स में, तो लाउडनेस जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डायरेक्टेड एज इट्स लाउडनेस, एम्पलीट्यूड से क्या है, लाउडनेस आता है, तो इसका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ई इज द करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डिटेक्टेड, ये 10 था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रैवलिंग वेव in which the particles of the distributed medium move perpendicular to the direction of the propagation of the wave is called transverse waves। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ लेबोरेटरी डज नॉट डिपेंड ऑन, देखें एल्टीट्यूड ऑफ द, एल्टीट्यूड पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि एल्टीट्यूड की वजह से जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करता है, वाइब्रेशन इन द लेबोरेटरी पे भी डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, यू ऑलरेडी नो, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द ट्रफ, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर हम जाएं, इन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following are the characteristics of the simple harmonic motion? Acceleration is a constant? No. The restoring force is proportional to displacement? Yes. The frequency is independent of the amplitude? Yes. That means option D is the correct answer. Option D is the correct answer. उसका मतलब है restoring force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है एम्पलीट्यूड की, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप चेक करें बेटा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज, अब आपके पास मालूम क्या करना है, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है किसकी, एक्स रेज की, हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट वन इज गिवन 1.0 इंटू 10 पावर 18 हर्ट्ज। आपको पता है एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट मीन्स द वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या होगी, बहुत सिंपल सा हो गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, सो दैट मीन्स v कितना है, v है 3 इंटू 10 पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर 18, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर
8 minus 18, so lambda is equal to 3 into 10 power minus 10 मीटर. सो दैट शुड बी द आंसर. अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाके देखेंगे सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी में है 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 10. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा देखें. इफ द टू साउंड वेव्स हैव द सेम वेवलेंथ इन अ एयर at the same temperature, what other property must have in a common? तो याद रखिएगा, if the two wavelengths have the same wavelength, उसका मतलब ये होगा कि इसमें इंटेंसिटी जब टेम्परेचर के हवाले से टेम्परेचर भी सेम है, सो दैट मीन्स इंटेंसिटी नहीं हो सकती, एम्पलीट्यूड भी शर्त नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी सेम होगी. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है स्टूडेंट वांटेड टू मेक अ सिंपल पेंडुलम. यहाँ पे आप देखें, इसको समझें. एक स्टूडेंट था जो चाह रहा था कि वो सिंपल पेंडुलम बनाए. उसने कुछ उसकी लेंथ भी ली और वो चाह रहा था कि वो ऐसा सिंपल पेंडुलम बनाए जिसका टाइम पीरियड क्या हो, 1 हो. लेकिन जो उसने बनाया उसका टाइम पीरियड है 1/2 मीन्स 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड. उसने कहा कि अब इसकी लेंथ में वो क्या चेंज लेकर आए कि टाइम पीरियड जो उसका डबल हो जाए. तो आपको पता है t इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ. दैट मीन्स अगर इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये डबल हो जाएगा. दैट मीन्स 4l. सो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप आएंगे तो 17 में इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 2 पाई, आपको सवाल में क्या दिया उन्होंने, 2 पाई ओवर 360 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे एक तो ऑप्शन ये हो गया कि 2 इंटू पाई किसके बराबर था, 180 के डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करेंगे तो ये बराबर 1 डिग्री हो जाएगा. इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही लग रहा है. उसके बाद आपको पता है 1 डिग्री जो है वो बराबर कितने होता है, 0.01745 रेडियन के. इसका मतलब ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया मिस्टेक थी वो ये थी कि ऑप्शन तो इसका ई है लेकिन इसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी लिखा हुआ, बी नहीं बल्कि आप करेक्ट कर लें, क्या होगा, बोथ ए एंड डी. सो ऑप्शन जो इसके हैं बोथ ए एंड डी ऑप्शन होगा, ना कि बी. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आप अमल करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 19 में ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं और बहुत सिंपल सा है. अ बॉडी ऑफ द मास ऑफ द बॉडी m is given, that is 0. रोकना बेटा. तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 19 अमल कर रहे थे. मास जो है m इज इक्वल टू क्या है, 0.1 किलोग्राम अटैच टू द स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल स्टेबल, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच. वो उसी तरह से आ रहा है जैसे पहले था. x इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर. लेकिन इसमें कुछ पूछा और क्या है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर सेम रिपीट हुआ. फोर्स F भी गिवन है कितनी, 5 न्यूटन. व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछा गया है. तो आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल m अपान k था. अब हमें सबसे पहले तो k मालूम करना होगा जो इसी सीढ़ी में पहले भी कर चुका हूँ. k कैसे मालूम करें, सो k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू व्हाट बेटा, f अपान x. सो f क्या है, 5 डिवाइडेड बाय, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.2 मीटर हो जाएगा. 0.2 से करेंगे तो ये 20, ये आपके पास जो है 25 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा. सो देन t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 रेडिकल m कितना था, 0.1 डिवाइडेड बाय 25. जब आप बेटा करते हैं तो आपके पास टोटल टाइम पीरियड जो है t वो कैलकुलेट आप खुद कीजिएगा, 0.397 सेकेंड आ जाएगा. दिस वन इज द टाइम पीरियड. तो आपका ऑप्शन
इसका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बेटा हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 20 में द साउंड ऑफ द लैम्प is dash due to its dash pitch depending upon its dash frequency. The sound of the lamp, lamp आपको पता है शीप के बच्चे को कहते हैं ना, उसकी क्या होती है, ग्रेव साउंड होती है। और ग्रेव साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब पिच लो हो। और पिच लो किसकी वजह से होती है, लो फ्रीक्वेंसी की वजह से। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेव साउंड होती है और लो पिच होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद क्वेश्चन 21 को अगर आप चेक करें, द न्यूटन्स फार्मूला was obtained on the assumption that the compressions and the rarefaction take place at a constant temperature. This kind of the process is known as, आपको पता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्वेश्चन 22 को अगर आप बेटा देखें, in order for the two sound waves to produce the beats, it's most important that the two waves have slightly different frequencies. मैं डेफिनेशन में पर बीट फ्रीक्वेंसी तभी प्रोड्यूस होती है जब स्लाइटली डिफरेंट हो फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, देखें, अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। ये देखिए इस सवाल को अगर हम करें, लेंथ इज गिवन 6 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन 6 मीटर, और नोड, नंबर ऑफ द नोड्स, आपको याद होगा कि जब वेव बनाई जाती है स्टैंडिंग वेव्स, तो आप देखिए ये एक नोड हो गया, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये 4 नोड्स दिए गए। इस तरह से कुछ वेव्स बनी है, स्टैंडिंग वेव्स इस तरह से बनी है, 4 नोड्स। आपको पता है इसमें लूप कितने बने हैं, 3 बने। दैट मीन्स इसकी लेंथ जो बराबर हो गई 3 लैम्डा अपॉन 2 के। ये जो लैम्डा 3 का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, L इज इक्वल टू, अच्छा इसमें वेवलेंथ अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी, 2L अपॉन 3। क्या होगा बेटा, 2L अपॉन 3। सो यहाँ पे क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो बराबर किसके हो गई, 2L अपॉन 3 के। तो आप देखें यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 2L कितना गिवन है, L इज गिवन 6 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 का टेबल इसको 2 टाइम्स, दैट मीन्स द 4 मीटर। ये तो हो गई लैम्डा। अब तो बहुत आसान है आपके पास, आपको आप देखें यहाँ पे इसमें स्पीड भी गिवन है, स्पीड इज गिवन हाउ मच, 40 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v इज इक्वल टू, आपने मालूम क्या करना, फ्रीक्वेंसी मालूम करना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। सो वेलोसिटी कितनी है, 40 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, दैट्स इक्वल टू 10 हर्ट्ज। So the 10 hertz is answer. Option B is the correct answer for question 23. इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम आए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप चेक करेंगे बेटा, क्वेश्चन 24 में आपके पास है, the two springs fixed at the one entire stretched by 5 centimeter and the 10 centimeter respectively, when the masses are 0.5 kilogram and 1 kilogram are suspended at their low ends, when displaced slightly from their mean position and released, they will oscillate with the time period in the ratio oscillate। आपको पता होगा कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल m अपॉन k। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो दोनों का सेम है, दैट मीन्स द t इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास, मीन्स t1 अपॉन t2 दैट्स इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो बेटा, सो रेशियो दैट वन इक्वल टू t1 ओवर t2 दैट्स इक्वल टू रेडिकल 0.5 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1। सो इफ यू सॉल्व दिस वन, अगर इसको पॉइंट कटाएंगे, सो t1 ओवर t2 दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 2, दैट मीन्स इसको अगर रेशो में लिखा जाए तो 1 रेशो रेडिकल 2। सो दैट ऑप्शन
ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 25 को अगर अब बेटा हम चेक करें तो यहाँ पे आपके पास है a traveling wave in which the particle of the disturbed medium moves perpendicular to the direction of the propagation in the wave. ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2010 में. ट्रांसवर्स वेव्स. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप बेटा देखें 26 को तो यहाँ पे है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग. यहाँ पे देखें आप इसको हल थोड़ा सा कर लेते हैं न्यूमेरिकल एक. क्वेश्चन नंबर 26. An observer standing at the sea level observe 54 waves reach the coast per minute. यानी आपके पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 54 वेव्स पर मिनट. मीन्स पर मिनट का मतलब 60 हो गया. इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 9. अगर 6 के टेबल से करें 9/10. सो दैट वन इज द फ्रीक्वेंसी. हमें मालूम क्या कर और क्या इसमें दिया है क्वेश्चन 26 में वेवलेंथ दे दिए लैम्डा इज इक्वल टू 10 मीटर. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट स्पीड. सो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है एफ इंटू लैम्डा. एफ आपके पास क्या है 9/10 और लैम्डा क्या है 10. 10 में कैंसिल बेटा. v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस वन इज ऑप्शन सॉरी दिस 9 इज आंसर. सो 10 में कैंसिल 9. सो आप 26 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. उसके बाद अगर क्वेश्चन 27 को आप देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 27. द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द हुक्स लॉ इज F is equal to kx. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन 28. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 88.2 सेंटीमीटर. इसका टाइम पीरियड जो है look at this time period t is given. No, this one is not the time period of the simple pendulum whose length L is given 88.2 centimeter. This length is given. G की वैल्यू भी दे दिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आपको मालूम क्या करना है इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू वॉट. सो आप याद रखिएगा जब इसको सेंटीमीटर को करेंगे दैट वुड बी 0.882 मीटर हो जाएगा. और टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रेडिकल L ओवर G. सो L इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इनटू G. सो दिस वन इज द फार्मूला. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. तो आपके पास आंसर जो है टाइम आपने मालूम टाइम पीरियड करना था. आपने टाइम पीरियड मालूम करना था. सो T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 रेडिकल. यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0.882 डिवाइडेड बाई 9.8. सो टाइम विल कम आउट एज 1.885 सेकेंड. सो दिस विल बी द आंसर. ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है आगे भी आएगा. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 28. क्वेश्चन 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 को अगर आप चेक करें क्वेश्चन 29. क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास है अ साउंड वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन दैट्स इक्वल टू 400 हर्ट्ज. दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन. इज ट्रैवलिंग इन अ गैस इज स्पीड वेलोसिटी इज आल्सो गिवन 320 मीटर पर सेकेंड. यू टू फाइंड व्हाट वेवलेंथ क्या है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ. सो लैम्डा इज इक्वल टू v कितना है 320 डिवाइडेड बाय 400. सो आंसर विल बी 0.8 मीटर. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 29. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को हम दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 30 में देखें क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी इसका एक पार्ट में हम इसको हल कर चुके हैं. स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड सपोर्ट्स. इसकी लेंथ जो है वो क्या दी है 6 मीटर दी है. और लूप्स इसमें नोट्स कितने दिए बिल्कुल इसी तरह से 1 2 3 एंड 4 नोट्स दिए हैं इसमें. इसका मतलब है आपके पास इसकी वेवलेंथ आपने मालूम करनी है. तो आपको याद होगा L इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन
3 हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 4 मीटर. सो दैट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपके पास क्या है? 4 मीटर. दिस वन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन 31, if the length of the simple pendulum is 88.2 centimeter, then the value of the acceleration is 9.8. the time period, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. मैंने आपको कहा था बार बार ये ई ही ऑप्शन है, और इसमें 30 का ऑप्शन जो है, 30 का ऑप्शन ई है, जिसमें ऑप्शन आपके पास 4 मीटर है, और 31 आपके पास इसका क्या है? ई है. और 32 में अगर हम चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है. A wave is characterized by the following physical concept. Speed of the wave भी होती है, frequency भी होती है, wavelength भी. That means the option E is again the correct answer. अब क्वेश्चन नंबर 33 में अगर जाएं हम, so the period of a simple pendulum depending only on the length of the simple pendulum, and जाहिर है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L अपॉन G होता है, एक तो लेंथ पे और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे. मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 34 क्वेश्चन को अगर हम चेक करें बेटा, द एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द वैल्यूज ऑफ ऑल टाइप्स, ये सारी आपके पास लीनियर मोशन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम चेक करें बेटा, so which of the following is the application of the Doppler effect? To determine the speed of the car? Yes. To trace the satellite? Yes. Radar? Okay. All are the correct answer. Option D is the correct answer. Question 36 को अब हम अगर चेक करें बेटे, 36 में the velocity of the sound in a vacuum is constant है 332 meter per second. Option A is the correct answer for 36. Question 37 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब मैं इस तरफ जो है इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ की को, ताकि आपके लिए यहाँ पे स्पेस ही आ जाए, आसान हो जाए. नाउ क्वेश्चन 37, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. अ ट्यूनिंग फोक ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, हाउ मच? 200 हर्ट्ज. दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन. प्रोड्यूसेस द wavelength, lambda is given 2 meter per second. The wavelength is given 2 meter, and now the velocity is equal to what? बहुत simple, V is equal to F lambda, so V is equal to 2 into 200, that means V is equal to 400 meter per second. This one is the velocity of this wave. So option B is a correct answer for question 37. इसी तरह से क्वेश्चन 38 को अब हम चेक करते हैं बेटा. When you talk about the question 38, a train is approaching a station at 90 km per hour. A train is approaching means train की speed जो है, speed of the source, that's equal to 90 kilometers per hour, and whistle's frequency of the sound is equal to 1000 hertz. What will be the approaching frequency of the whistle heard by a listener standing on the platform? Speed. So you know that we have to find the apparent frequency is equal to what? आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये हो गया आपके पास 90 into 1000 divided by 3600. तो ये 2 0 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और इसको 3 का टेबल जो है अगर इसको हम लें तो ये 12 टाइम्स, और इसको 3 का हो जाएगा आपके पास 30 टाइम्स, और इसको अगर हम लेंगे 2 का टेबल तो इसको हो जाएगा 6 टाइम्स, और इसको हो जाएगा 15 टाइम्स. तो दैट मीन्स अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, सो 2 से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 हो जाएगा, 3 2.5. सो दैट मीन्स दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? 2.5, और प्लस ये जो 0 आपके पास एक है, ये मिलाएंगे तो ये 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. सो दैट मीन्स नाउ यू नो दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग, वो आपके पास थी V अपॉन अप्रोचिंग टूवर्ड्स है, अप्रोचिंग टू ए स्टेशन.
इनटू एफ। सो आपको पता है एफ डैश इज इक्वल टू आपके पास वेलोसिटी दैट विल बी 332 डिवाइडेड बाय वी। आपके पास जो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या है 332 माइनस 25 इनटू एफ क्या है 1000। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन इसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमने क्वेश्चन 38 हमने हल कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन जो है वो आप इसको सॉल्व करने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कुछ क्वेश्चन इसके अभी भी रहते हैं जो 38 की शीट मैंने दे दी है और तकरीबन 9 to 10 क्वेश्चन और हैं जो इंशाल्लाह किसी भी टेस्ट के साथ हम कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।